गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हमने टॉपिक शुरू किया था ग्रामीण और नगरीय अधिवास, जिसमें हमने ग्रामीण अधिवासों के बारे में हमने पढ़ लिया था, इसके प्रकार और इसके प्रतिरूपों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम नगरीय अधिवासों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास, तो देखिए नगरीय अधिवास उन अधिवासों को कहते हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसायों में लगी हुई होती है। जिनकी जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसायों में लगी हुई होती है, उनको हम कहते हैं नगरीय अधिवास। इससे पहले हमने देखा था ग्रामीण अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास उन अधिवासों को कहते हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में लगी हुई होती है, और नगरीय अधिवासों में जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसायों में लगी हुई होती है, उनको हम कहते हैं नगरीय अधिवास। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नगरीय अधिवासों के कितने प्रकार हैं, उनके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए नगरीय अधिवासों को 6 प्रकार किए गए हैं, 6 भागों में इनको बांटा गया है नगरीय अधिवासों को। छह भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है नगरीय गांव, दूसरा है कस्बा, ठीक है, तीसरा है नगर, चौथा है महानगर, पांचवा है वृहत नगर, ठीक है, और छठवां है सन्नगर। छठवां आप यहाँ पे देख लीजिए, सन्नगर। ठीक है, इस प्रकार से नगरों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है नगरीय गांव, दूसरा है कस्बा, तीसरा नगर, चौथा महानगर और पांचवा वृहत नगर और छठवां है सन्नगर। ठीक है, इस प्रकार से इसके 6 भाग नगरीय अधिवासों को किए गए हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपना पहला जो प्रकार है अधिवासों का, नगरीय अधिवासों का जो पहला प्रकार है वो है नगरीय गांव। ठीक है, ये जो नगरीय गांव है ये नगरीय अधिवासों की सबसे प्रारंभिक अवस्था है। इनको हम ग्रामीण नगर भी कह सकते हैं, ग्रामीण नगर। इनका दूसरा नाम है ग्रामीण नगर। देखिए वैसे तो ये जो नगरीय गांव है, वैसे तो ये गांव होते हैं, ये बड़े गांव होते हैं, पर इनमें जो गांवों के अलावा जो शहरों की जो सुविधाएं होती है, शहरों की जो कुछ सुविधाएं होते हैं वो भी इनमें उपलब्ध होती है। जैसे इनमें छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे 10th और 12th तक की स्कूलें भी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट भी होता है। तो ऐसे गाँव जो जिनका आकार बड़ा होता है, जनसंख्या भी उनके गाँव से थोड़ी ज़्यादा होती है, और उनमें गाँव की कुछ सुविधाएँ भी उपलब्ध होती है, थोड़े बहुत परिवहन के साधन भी इन गाँव में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ग्रामीण नगर या नगरीय गांव। ठीक है, ये इनकी प्रारंभिक अवस्था है। फिर है कस्बा। तो देखिए कस्बा, ये जो नगरीय जो अधिवास है उनमें जो सबसे छोटे प्रकार का जो नगर है वो है कस्बा। ये सबसे छोटे प्रकार का नगर है। ठीक है, इसमें इसकी जनसंख्या नगरीय गांव से थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसमें सुविधाएं भी थोड़ी जो नगरीय गांव है उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें ये जो कस्बा है इनकी हम जनसंख्या देखें तो इनकी जो जनसंख्या है वो कुछ लगभग इनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है। इनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है। और फिर हम देखें कि इनमें जो इनकी जो जनसंख्या है वो कुछ जनसंख्या तो प्राथमिक व्यवस्थाओं में लगी हुई होती है, और कुछ जनसंख्या इनकी द्वितीयक व तृतीयक व्यवस्थाओं में भी लगी हुई होती है। इस प्रकार से इनको हम कहते हैं कस्बा। ठीक है, अगला हमारा है नगर। तो देखिए कस्बे से थोड़ा विकसित रूप
थोड़ा बड़ा रूप हो गया नगर, जिसमें थोड़े कस्बे से अधिक सुविधाएं मिलती है, ठीक है। और इनकी जनसंख्या भी देख लीजिए 1 लाख से अधिक होती है। 1 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या होती है, ठीक है। और ये कस्बे का एक बड़ा रूप है। फिर हमारा है महानगर। तो देखिए महानगर, देखिए ये नगर से थोड़ा विस्तृत रूप है, ठीक है। इसकी भी जनसंख्या हम देखें तो इसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक होती है। 10 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या होती है, ठीक है। और अनेक प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी विद्यालय, फिर महाविद्यालय भी यहाँ पे हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ये महानगर होते हैं। इनका महत्व होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ये महानगर होते हैं। यहाँ पे जैसे संसद है, ठीक है, मतलब जो विधानसभाएं हैं वो इस क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। और भी जो राष्ट्रीय सुविधाएं, राष्ट्र की जो विशेषताएं हैं और राष्ट्रीय विशेषताएं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषताओं के महत्व के ये महानगर होते हैं। यहाँ पे अनेक सुविधाएं भी मिलती है, जैसे अलग अलग सुविधाएं, जैसे अस्पताल है, बड़े बड़े अस्पताल है, विद्यालय है, महाविद्यालय है। उनके अलावा अलग अलग सुविधाएं महानगरों में मिलती है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, मार्केट है, ठीक है। उसके बाद हमारा है वृहदनगर। तो देखिए वृहदनगर है जो महानगरों का एक बड़ा रूप है, ठीक है। इसकी जो जनसंख्या हम देखें तो इसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख तक होती है। 50 लाख तक इन वृहदनगरों की जनसंख्या होती है, ठीक है। फिर हम भारत में देखें तो भारत में कोई भी प्रकार का वृहदनगर भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला हमारा है सन्नगर। तो सन्नगर में देखिए इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 1 करोड़ के लगभग इनकी जनसंख्या होती है, ठीक है। और ये जो सन्नगर है वो कई महानगरों से मिलकर बनते हैं, ठीक। भारत में हम देखें तो भारत में जो कलकत्ता के पास जो हुगली नदी का जो क्षेत्र है वो एक सन्नगर में आता है, क्योंकि हुगली नदी कलकत्ता के अलावा भी यहाँ के जो आसपास का जो भी क्षेत्र है वो सभी एक सम्मिलित रूप में विकसित है। तो इसको हम कहते हैं सन्नगर, मतलब सबसे नगरीय अधिवासों का सबसे बड़ा रूप है सन्नगर, ठीक है। यह हो गई नगरीय अधिवासों के प्रकार। फिर इनकी उत्पत्ति के हम कारक देखते हैं। नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति के कारक। नगरीय अधिवासों के उत्पत्ति के कारक। उत्पत्ति के कारक देखिए नगरीय अधिवासों को विकसित होने के लिए कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कारक इनको प्रभावित करते हैं इनकी उत्पत्ति को, जिनमें हमारा सबसे पहला कारक है व्यापारिक मार्ग। व्यापारिक मार्ग, देखिए नगरों का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ पे व्यापारिक मार्ग होते हैं। तो देखिए जैसे पहले के ज़माने में हम देखते हैं और आज भी हम देखते हैं कि जो कुछ लोग व्यापार करते हैं और जैसे ही व्यापार करते हैं तो रास्ते में भी उनको विश्राम करने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है, तो रास्ते में विश्राम करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जिन स्थानों पे वो विश्राम करते हैं तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे दुकानें विकसित हो जाती हैं। फिर छोटी छोटी दुकानों के अलावा वहाँ पे और भी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से एक छोटा नगर भी यहाँ पे स्थापित हो जाता है, किन पे, व्यापारिक मार्गों पर, ठीक है। अगला नगरीय विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो है, फिर हम देखें कि इनमें जो व्यापारिक मार्गों पर जो नगर स्थापित हो रहे हैं उनमें कौन कौन से राजस्थान के नगर कौन कौन से हैं। जैसे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। राजस्थान में हम देखें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, ये जो नगर है राजस्थान की वो सभी इनका जो विकास है वो व्यापारिक मार्गों पर होने के कारण से इन नगरों का विकास हुआ है, ठीक है। इसको आगे नगरों के विकास को प्रभावित करने वाले जो अगला कारक है वो है पोताश्रय। पोताश्रय, तो देखिए जो जहाँ पे बंदरगाह स्थित है
तो जहाँ पे बंदरगाह स्थित है वहाँ के आसपास में भी एक नगर की स्थापना हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक देश है, वो अपने माल को, तैयार माल को विदेशों में निर्यात कर रहा है, ठीक है, और जहाँ पे बंदरगाह है तो उन बंदरगाहों के आसपास भी नगरों का विकास हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे भारत में हम देखें तो विशाखापट्टनम एक जो बंदरगाह है, ये इस बंदरगाह के कारण से ही इस यहाँ पे नगर की स्थापना मुख्यतः की गई है, ठीक है। तो पोताश्रय भी एक नगर के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके बाद हम देखें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो ये नगरों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें पोताश्रय, जैसे कोलकाता में हम देखें तो दमदम जो हवाई अड्डा है, ठीक है, उसके कारण से भी यहाँ कोलकाता का विकास हुआ है, ठीक है। फिर मुंबई के पास जो भी बंदरगाह है उनके कारण से ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इन नगरों का विकास पोताश्रय के कारण से ही हुआ है या फिर बंदरगाहों के कारण से हुआ है। फिर हम देखते हैं संसाधन उपलब्धता। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है संसाधन उपलब्धता। तो देखिए नगरों का विकास अधिकतर ऐसे स्थानों पर हुआ है जहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता होती है। जैसे आप भारत में देखिए, जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे विविध अनेक प्रकार के संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र के आसपास के जो शहर है, जैसे झारखंड है, ठीक है, रांची है, रांची, उड़ीसा, ठीक है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे भी नगरों का विकास है। यहाँ पे जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता है, इसी कारण से यहाँ पे नगरों का विकास हुआ है, ठीक है। फिर हम देखें, इसके अलावा भी हम देखें तो रानीगंज और झरिया, कोलकाता में हम देखते हैं रानीगंज और झरिया जो नगरों का विकास है वो कोलकाता में किया गया है कोयला की प्राप्ति के कारण। यहाँ पे कोयले के खाने हैं और कोयले के खानों के होने के कारण से यहाँ पे नगरों का विकास हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम जहाँ पे जिस स्थान पे संसाधनों की अधिक उपलब्धता होती है उस स्थान पे लोग अधिकतर रहना पसंद करते हैं, और जैसे लोग वहाँ पे अधिक मात्रा में रहते हैं तो एक बड़े नगर का विकास उस स्थान पर हो जाता है। इस प्रकार से नगरों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है अपना संसाधन उपलब्धता, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें पर्यटन स्थल। तो देखिए नगरों का विकास ऐसे स्थानों पर भी होता है जहाँ पे अनेक तरीके के जो पर्यटन स्थल है। जैसे हम भारत में देखें तो जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमरनाथ, केदारनाथ, और बाकी भी हम देखें जो भी भारत में जहाँ भी जो पर्यटन स्थल है उन पर्यटन स्थलों पर भी नगरों का विकास हो जाता है, ठीक है। ये धार्मिक स्थल है। उसके आगे हम देखें, अब जो पर्यटन स्थल है मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, ये तो हमने हैं धार्मिक स्थल। और पर्यटन स्थलों में भी हम देखें तो जैसे मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग है। दक्षिण में हम देखें तो ऊटी, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो धार्मिक स्थल और फिर पर्यटन स्थल है उन पर्यटन स्थलों पर भी जो लोग आते जाते हैं पर्यटन के लिए, फिर धार्मिक स्थल पर जो लोग आते हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। उनके सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वहाँ पर अनेक दुकानें लगाई जाती है। तो इस प्रकार से एक वहाँ पे बड़ा विस्तार उनका होता जाता है। दुकानें, छोटी दुकान होती है पहले, फिर बड़ी दुकान लगती है, फिर वैसे ऐसे करते और भी बड़ा विस्तार इन क्षेत्रों को हो जाता है, और ऐसे कर एक नगर की स्थापना भी इन क्षेत्रों में हो जाती है। तो इस प्रकार से नगर के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक अपना धार्मिक कारक और पर्यटन स्थल वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। उस प्रकार से आगे हम देखें शिक्षा में हम देखें
तो नगरों के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक एक शिक्षा भी है, जहाँ पे शिक्षा के मुख्य केंद्र हैं। शिक्षा के मुख्य केंद्र, उन केंद्रों पर भी नगर की स्थापना हो जाती है। जैसे हम देखें वाराणसी है, पिलानी है, इलाहाबाद है। पिलानी, इलाहाबाद है, कोटा, मतलब इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने के कारण से इन क्षेत्रों में नगरों का अधिक विकास होता है। इस प्रकार से नगरों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में हमने नगरीय अधिवास के प्रकार और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम नगरों के प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।